वैश्विक तनाव के माहौल में जहां 15 से अधिक देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और पूरा गल्फ जल रहा है, आज के दौर में इन परिस्थितियों से कोई देश अछूता नहीं रह सकता। आज की दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस यानी क्रूड जो उसका रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई बड़ा मायना रखती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारत की सरकार को, जिसने कहा है 28 फरवरी को 72 रुपये प्रति बैरल यानी $72 प्रति बैरल जो रेट थी क्रूड की, सरकार ने घोषणा की कि इस पैनिक टाइम में हम उपभोक्ता पर लोड नहीं डालेंगे, इसलिए यदि $130 प्रति बैरल क्रूड हो जाएगा तब तक हम एक नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है आम जन के हित में। और रही बात गैस की, बेशक गैस भी बाहर से आती है। भारत के पास पेट्रोल, डीजल, क्रूड का बहुत बड़ा स्टॉक था। 90 दिन का स्टॉक भारत ने अर्जित किया है, जो पहले 40-42 दिन हुआ करता था। गैस का भी पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन गैस को बाहर से आना जरूर है, लिक्विड फॉर्म में आती है। और अभी तक सरकार का मंतव्य है घरेलू उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी। जरूरत पड़ेगी तो हम इंडस्ट्रियल गैस में कटौती करेंगे, कमर्शियल गैस में कटौती करेंगे। वो अपना दूसरा संसाधन से भी इंडस्ट्री चला सकते हैं या होटल चला सकते हैं, लेकिन आम उपभोक्ता जो सीएनजी के रूप में अपनी कार में और एलपीजी के रूप में घर पर गैस का कनेक्शन ले रखा है, उसकी आपूर्ति बाधित नहीं हो। और आपने देखा होगा आज के 18-20 दिन बाद अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो। शुरू में हमारे मित्रों ने, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं ने पैनिक क्रिएट करके अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं है राजस्थान में भजन लाल जी की लोकप्रिय सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की ताकतवर सरकार है। और इसीलिए आपने देखा होगा हार्मुज जो एक तरह से आज के इस युद्ध का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहां ईरान ने घोषणा कर रखी कि एक भी जहाज को निकलने नहीं देंगे। हमारे भी 22 जहाज वहां फंसे हुए हैं। हमारी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रयासों से हमारे जहाज 2 आ चुके हैं, तीसरा कल ही वहां से पास हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं धीरे धीरे भारत और ईरान के जो बेहतर संबंध है, क्योंकि इस युद्ध में भारत की सरकार की स्पष्ट नीति है, हम न किसी के पक्ष में हैं न किसी के विपक्ष में हैं। हम इन प्रकार के युद्ध की बत्सरना करते हैं और शांति के प्रयासों को बलवती करते हैं। इसलिए, और आपने ये भी देखा होगा कल ईरान को भारत ने मेडिकल खेप भेजी है, क्योंकि मानवीय संवेदना में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा है। दुनिया आज कह रही है श्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यश मिले। मैं सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए राजस्थान केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। संख्या कम, मुझे भी 11:30 का समय दिया था और इसीलिए मेरे को जाने की जल्दी है। कोई बात नहीं है, जितने लोग आए उनके माध्यम से सब तक पहुँचे, और इसीलिए मैंने आह्वान किया है आप सबके माध्यम से और आए हुए उद्यमियों के माध्यम से। एक ये जो पीपीटी है अवेयरनेस की, जिसमें सीएसआर से लेकर सरकारी योजनाओं का, एमएसएमई का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सहूलियतें हैं, वो आम जन तक पहुंचेगी। हमारी फेडरेशन, हमारी चैम्बर, हमारा लघु उद्योग भारती भी यहाँ है, वो भी इस पीपीटी को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी सॉफ्ट कॉपी आम उद्यमी तक पहुंचाकर इसको कैसे लाभ ले सकते हैं इसका प्रयास। वैसे विषय मेरा नहीं है, आयोजकों से पूछिए। मैं गैस फैकल्टी का आदमी, और जिसने कार्यक्रम किया उसमें कुछ गवर्नमेंट का जो राजस्थान दिवस समारोह 2026 चल रहा है, उसकी श्रृंखला में एमएसएमई और सीएसआर की एक कॉन्क्लेव हमने आयोजित की है। और इसका उद्देश्य यह है कि हम राजस्थान सरकार की जो भी एमएसएमई को बढ़ावा देने वाली स्कीम्स हैं या लोन वाली स्कीम्स हैं जो हमारे स्वरोजगार से संबंधित है, या हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री है उनसे रिप्स जैसी स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से उनको लाभ मिलता है, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़े और सीएसआर के बारे में भी अवेयरनेस बढ़े और उद्यमी और हमारी जो इकाई है वो सीएसआर के प्रति मोटिवेट हो सके। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
और चूँकि कल हमारे ज़िले में माननीय मुख्य सचिव महोदय का प्रस्तावित दौरा है, उसके संबंध में हम उनकी तैयारियों के साथ कलेक्टर साहब के साथ में थे, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम हुआ डिले से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय पधारे, एडीएम मैडम पधारी और हमारे औद्योगिक संगठन चाहे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे लघु उद्योग भारती हो, चाहे टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन हो, सारे संगठन यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी हमारी जो स्कीम्स हैं उनको एक मास कम्युनिकेशन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उद्यमी काफ़ी कमाए, कैसे जागरूकता और लोगों के बीच? उद्यमी हमारा प्रयास हमने किया, सारे उद्यमियों को, औद्योगिक संगठनों को, एमएसएमईज को, सीएसआर को हमने आमंत्रित किया, क्योंकि आज जो भारतीय नववर्ष है उसका शुभारंभ है, तो बहुत सारे उद्यमी के कार्यक्रम में होने की वजह से कुछ उद्यमियों की उपस्थिति नहीं हो पाई है, ये रीजन हो सकता है। सर, आपने बोला लोन के लिए, लेकिन कई बार देखा जाता है आपके यहाँ से फाइल बैंक को भेज दिया जाता है, लेकिन बैंक उसमें डिले करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर, सरकार का उद्देश्य मैक्सिमम फाइलें बैंकों को भेजना है ताकि अधिक से अधिक जो पात्र युवा हैं उनको लाभ मिल सके, क्योंकि बैंक का अपना सिस्टम होता है, अपनी योजनाओं की गाइडलाइंस होती है, बैंक का जो भी आवेदक फॉर्म जाता है उसका स्क्रूटनी करता है, अपने लोन ऑफिसर के माध्यम से उसके बारे में तहकीकात करके कोटेशन लेके जो भी फॉर्मेलिटीज उनको पूरी करता है, लेकिन सारे 100% लोगों को लोन नहीं मिल पाता। इसका हमें यह समझना होगा कि सभी लोग उद्यमी की क्षमता भी परखनी होती है, और हम सरकार से निर्देश रहते हैं कि हम 2 टाइम या 3 टाइम में एप्लीकेशन भेजते हैं ताकि हमारे 100% टारगेट अचीव हो तो सके। ऐसा कोई सिस्टम आप लोग क्यों नहीं डेवलप करते हैं, जब उस फाइल को आपके यहाँ से बैंक भेजा जाता है उससे ही पहले उसकी समीक्षा कर ली जाए? सर, सरकार की योजना की गाइडलाइन के तहत हम जो आवेदक होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति किस तरह की है, उसका सिविल स्कोर किस तरह का है, उसकी साख किस तरह की है, ये सारी चीज़ बैंक का जो सिस्टम है उनका लोन ऑफिसर से वो इस चीज़ को चेक कर पाते हैं। तो उन चीज़ों पर खरी नहीं उतरने के कारण बैंक के माध्यम से बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो जिला है, चाहे हमारी PMEGP स्कीम हो, चाहे विश्वकर्मा स्कीम हो, चाहे दूसरी स्कीम्स हो, आप डाटा देखेंगे तो हम जिले राजस्थान के जो टॉप 5 जिले होते हैं उनमें लगभग हमारा स्थान बना हुआ है।